नाउ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ हैंडी फ्यूल, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल्स हैं हैंडी फ्यूल्स के। सबसे पहले यहाँ पे टोटल हमें 14 पॉइंट्स दिए। ये 5 मार्क में एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है और आ भी सकता है। आपको क्या करना है, ये 14 के 14 हेड पॉइंट्स लर्न कर लेने, और इस 14 हेड पॉइंट से आपको कोई भी 5 to 7 इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। ओके, इसके बारे में आप मीनिंग एंड डेफिनेशन टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, इसकी टेक्निक्स आपको दी हुई टेक्स्ट बुक में, आगे वाले पेज में आप उसको रिफर कर सकते हो। अब हैंडी फ्यूल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के कितने रूल्स होने चाहिए, तो हैंडी फ्यूल कहते हैं कि ये 14 चीजें तो आपके बिजनेस में होनी ही चाहिए। अगर आप एक छोटा सा क्लास रन कर रहे हो, आप एक फैक्ट्री आउटलेट में हो, आप एक बैंक में हो, कहीं पे भी हो, आपको ये 14 पॉइंट्स, ये 14 नियम जो है इनको फॉलो करने हैं, मतलब फॉलो करने हैं। सबसे पहला नियम है डिवीजन ऑफ वर्क। आपके पास अगर मान लो 10 एम्प्लॉय है, तो आपको ये डिसाइड करके रखना है कि उन 10 एम्प्लॉय में कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करेगा, ये फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो कि रोज मैं काम बदल रहा हूँ, आज पहले इंसान को मैंने फाइनेंस का काम दिया, दूसरे दिन इंसान को प्रोडक्शन का काम दिया, तीसरे दिन इंसान को मैंने मार्केटिंग का काम दिया। इससे क्या होगा, वर्कर कंफ्यूज हो जाएंगे भी हमें किस काम के लिए रखा गया। तो हर एक वर्कर का एक प्रॉपर काम होना चाहिए जो उसको पता होना चाहिए, और आपको भी पता होना चाहिए कि ये काम तो इसी इंसान को देना है, ये इस काम में एक्सपर्ट है। तो ये हुआ डिवीजन ऑफ वर्क। उस वर्क के अकॉर्डिंग आपको उस काम की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान को दे देनी है कि भाई ये काम है, तुझे ये काम करना है, और तू ही इसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई और नहीं है। जब मान लो कि मेरे पास आज दो काम है, रामू और श्याम, दो लोग हैं मेरे पास, है ना। तो रामू को मैंने एक काम दिया कि भाई तू बैंक में जाके पैसे भर के 1 लाख रुपए। अब रामू बैंक में गया और 15 मिनट में पैसे भर के आ गया। मैंने शाम को बोला कि तू भाई तू मार्केट में जा, 4 अलग अलग सेंटर है, आउटलेट है, वहां से तू 50,000 रुपए कलेक्ट करके आ। शामू को 2 घंटे लग गए। अब रामू बैंक में पैसे भर के आ गया और रामू फ्री बैठा हुआ था, तो शामू के माइंड में ऐसा होगा यार मैं तो घूमता रहता हूँ और रामू को तो पैसे फोकट का बैठने का पैसा मिल रहा है। किसी दिन ऐसा हुआ कि शामू को मैंने बोला कि 2 आउटलेट में जाओ पैसा लेकर आओ, शामू फटाफट आधे घंटे में पैसा लेकर आ गया। और रामू को मैंने बोला बैंक में पैसे भरने के लिए जाओ, वहां पर बहुत बड़ी लाइन थी, वो 3-4 घंटे लाइन में खड़ा रहा। तो ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी उस काम के साथ आती है। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आपको जो काम दिया गया है, या आप अपने वर्कर को जो काम देते हो, वो उसकी एक्सपर्टीज के बेसिस पे दो, और वर्कर को पता होना चाहिए कि उसको किस काम के लिए कंपनी ने हायर किया, ताकि वो अपने काम को किसी और के काम के साथ कंपेयर ना करे। क्योंकि अगर वो कंपेयर करेगा तो कहीं ना कहीं ये क्या होगी, जेलसी क्रिएट होगी, और ये कंपनी को ग्रो होने से पहले ही डुबो देगा। तो यहां से एक चीज आती है डिसिप्लिन। हर एक वर्कर के अंदर काम करने में डिसिप्लिन होनी चाहिए। अगर वर्कर डिसिप्लिन से काम नहीं करेगा तो गोल अचीव नहीं होगा। तो ये रूल्स, ये जनरल रूल्स बता रहा हूं आपके बिजनेस के लिए। अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करें तो ये जनरल 14 रूल्स आपको फॉलो करना है कि आपको हर एक इंसान को प्रॉपर काम और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर देनी है। डिसिप्लिन होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब ऑर्डर देने में यूनिटी होनी चाहिए। आज मान लो कि एक कंपनी में 2 ऑनर है, ऑनर ए और ऑनर डी, है ना। तो मान लो कि ऑनर ए अगर एक बार ऑर्डर दे रहा है कि ये काम होना चाहिए, तो उसमें ऑनर डी इंटरप्रेट नहीं करेगा। या ऑनर जो डी है वो ऑर्डर दे रहा है, तो ऑनर ए उसमें इंटरप्रेट नहीं करेगा। या फिर उन दोनों को म्यूचुअली डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस काम के लिए कौन सा इंसान डिसीजन लेगा और उसके लिए वो ऑर्डर देगा। क्योंकि वर्कर को अगर मान लो कि एक ए नाम का इंसान है, उसने ऑर्डर दिया और उसने कहा कि ये काम करना है। 1 घंटे बाद डी ऑनर आया, उसने बोला कि नहीं ये ऐसा ऐसा नहीं करना है, इसको तो इस तरह से करना है, आपको किसने बोला करने के लिए। तो इससे वर्कर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, कि ऑर्डर एक ही इंसान से आना चाहिए और प्रॉपर वे में, प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी होती है यूनिटी में, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब कि जो ऑर्डर आएंगे वो टॉप से मिडल और मिडल से बॉटम में जाने चाहिए। इसका डायरेक्शन ऊपर से लेके नीचे तक होना चाहिए। और सजेशन कैसे जाएंगे, बॉटम से टॉप, नीचे से ऊपर। ये डायरेक्शन इस तरह से फिक्स रहेगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है वर्कर और उनके ग्रुप्स और उनके फ्रेंड्स। उनका इंडिविजुअल खुद का इंटरेस्ट क्या होता है कि मैं कंपनी में क्यों काम करूं, ताकि मुझे कुछ एडवांटेज हो। तो हर एक वर्कर, कोई भी इंसान किसी भी कंपनी में इस 2 रीजन से काम करता है। एक रीजन पैसा और दूसरा लर्निंग, है ना। और कुछ थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं जो पैसा और लर्निंग दोनों चाहते हैं। तो आपको इस चीज में ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पे जो वर्कर है वो आपसे कुछ ना कुछ सीखे, उसको इतनी मिनिमम फाइनेंस या मिनिमम अमाउंट तो मिलनी ही चाहिए ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। तभी वो आपकी जो कंपनी के जनरल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब है गोल, कंपनी के गोल के लिए काम करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। आज मैं अपने वहां पे 50 वर्कर को काम पे रख रहा हूं, उनको मैं उनकी नीड और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर सैलरी दे रहा हूं,
तो वो उतना काम जरूर करेंगे जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है। अगर वो नहीं करते तभी मैं उसको उनकी जॉब से निकलवाऊंगा और किसी और इंसान को हायर करूंगा, क्योंकि मेरा गोल है मैं किसी इंसान को सैलरी क्यों दूंगा, ताकि वो मेरे लिए काम करे। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी और वेजेस, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय की सैलरी उसके काम और उसके टाइम के अकॉर्डिंग उनकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई 10,000 सैलरी ऑफर कर रहा है और आप अपने एम्प्लॉयज को 8,000 और 6,000 रुपए दे रहे हो। इससे वो क्या करेगा, काम चोरी करेगा आपके वहां पे, वो दिल से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपकी कंपनी को लॉस होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। सेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हर एक वर्कर, मान लो कि 10 वर्कर हैं, 10 वर्कर के ऊपर एक मैनेजर है, 4 मैनेजर के ऊपर एक ब्रांच मैनेजर है और ब्रांच मैनेजर के ऊपर ऑनर है। इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो सेंट्रली हो रहा है। मतलब कि एक ऑनर है, उसको सब कुछ पता है कि मेरी कंपनी में कौन सा वर्कर क्या काम कर रहा है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हम आने वाले चैप्टर्स में इन डिटेल पढ़ेंगे। स्केलर चेन मतलब कि ये कनेक्टेड होना चाहिए ऊपर से लेके बॉटम तक। जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर एक ऑर्डर आया, वो मिडल पे गया, मिडल से सुपरवाइजर पे गया और सुपरवाइजर से बॉटम में एम्प्लॉय तक गया। देखो ये चेन कनेक्टेड है। अगर मान लो बीच में यहाँ पे कहीं चेन टूट गई, मैनेजर को पता ही नहीं है कि आगे ऑर्डर क्या देना है, तो नीचे बॉटम तक क्या काम होगा उनको पता ही नहीं होगा। वैसे ही मान लो कि नीचे बॉटम वालों ने काम में कहीं प्रॉब्लम हुई, उन्होंने सजेशन दिए, वो मैनेजर तक तो आए लेकिन मैनेजर में आगे ऑनर तक पहुंचा ही नहीं, तो ये क्या हुआ, चेन सिस्टम फॉलो नहीं। हम स्केलर चेन कहते हैं, ये चेन सिस्टम फॉलो होनी चाहिए आपके बिजनेस में। ऑर्डर मैंने आपको पहले भी बताया, यूनिटी इन कमांड, काम ऑर्डर हमेशा एक ही इंसान की तरफ से होना चाहिए और ऑर्डर ज्यादातर रिटर्न फॉर्म में हो तो ज्यादा अच्छा, ओरल फॉर्म के कंपेयर में, क्योंकि हम जब प्रोफेशनली काम करते हैं तो हमारा जो ऑर्डर है वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। सारे वर्कर्स में इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर वर्कर्स में इक्वालिटी नहीं है तो वर्कर के अंदर जेलसी क्रिएट होगी, वो कहीं ना कहीं ईर्ष्या की वजह से काम नहीं करेंगे और वर्कर की इन फीलिंग्स की वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस को लॉस भुगतना पड़ेगा। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेनर, देखो स्टेबिलिटी मतलब कि कोई वर्कर आपकी कंपनी में कांस्टेंट काम करता हुआ होना चाहिए। पर्सनल मतलब एम्प्लॉय और टेनर मतलब समय, कि आपकी कंपनी में जितने भी वर्कर हैं वो लॉन्ग टर्म तक काम करें, ऐसा एटमोस्फियर आपके बिजनेस में क्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 6 महीने काम कर रहे हैं और आपके बिजनेस को छोड़ के चले जाए, है ना। आपको ये चीजें हमेशा याद रखनी है कि आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका टाइम लॉन्ग टर्म तक होना चाहिए। आपको ऐसा एटमोस्फियर बना के रखना है और उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना है और फाइनेंशियली मोटिवेट तो करना ही है, मतलब उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना बहुत जरूरी है। एंड 13 इनिशिएटिव, आपको हमेशा कुछ नया करते रहना है अपने बिजनेस में, कुछ अलग करते रहना है, कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करते रहना है। वर्कर्स के साथ हो, चाहे काम के साथ हो, चाहे आपके प्रोडक्ट के साथ हो, वर्कर्स के आइडियाज लेते रहने, सजेशन लेते रहने और उसके हिसाब से आपको उसके अंदर क्या करना है, इंप्रूवमेंट करते रहने, ताकि वर्कर्स को भी ऐसा लगे कि नहीं उनके आइडिया से सजेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी के लिए। एंड सबसे लास्ट में दिया है एस्पिट द क्रॉप्स, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ ओननेस। ये ओननेस का मतलब अकेलापन नहीं होता, ओननेस का मतलब होता है अपनापन, है ना, या वननेस कह सकते हो। तो यहाँ पे जो वर्कर है उसको अपनी कंपनी में, आपकी कंपनी में जब भी काम कर रहा है उसको अपनापन फील होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि ये कंपनी मेरी है और मेरे काम करने से ये कंपनी ग्रो हो रही है। ये 14 पॉइंट्स है, इसको आपको याद करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉल। हेनरी फॉल कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो इन 14 पॉइंटों पे आप बहुत बारीकी से काम करें और इसी पॉइंट को अगर आप स्टिक रहोगे, अगर इन पॉइंटों पे आप फोकस करोगे तो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एंड सबसे लास्ट में है पीटर एफ ड्रकर, जिनका मैनेजमेंट के फील्ड में एक अच्छा कंट्रीब्यूट रहा गया है। शायद ये टॉपिक स्कूल में स्किप कर देते होंगे। He has mainly contributed to human resources management. उन्होंने HRM पे बहुत अच्छा खासा फोकस किया था। HRM nowadays is a very important subject. आपको हर एक कंपनी में आज एक HR डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा जिसका कंट्रीब्यूशन या फिर हम कहते हैं जिनका मेन श्रेय पीटर ड्रकर को जाता है, जिन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी चीजों पे बहुत फोकस किया हुआ है। तो पीटर ड्रकर को आज के टाइम के फादर कहा जाता है, उनको मॉडर्न मैनेजमेंट और मॉडर्न थॉट का फादर कहा जाता है। तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, हु इज कॉल्ड अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। दोनों के आंसर अलग अलग है, हेनरी फॉल एंड पीटर एफ ड्रकर। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 2। इसके आपको रिलेटिव्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और सिमिलरली इसके आप पेड कोर्सेज परचेस करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन।